प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू एसपीएस एकेडमिक वर्ल्ड। अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं से संबंधित हम आपको समय के साथ जानकारियां देते रहेंगे, लेकिन आज हम पब्लिक फाइनेंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त, इसके दो पक्ष हैं, आय पक्ष और व्यय पक्ष, इनकम साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड। आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त के इनकम साइड, जिसे टैक्स साइड भी कहते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। और इन टॉपिक्स में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने आज के लिए सिलेक्ट किया है, जिसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, कर की संरचना, फिर कैनन्स ऑफ टैक्स, कर के नियम, और इफेक्ट्स ऑफ टैक्स, कर के प्रभाव। इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। मेरी कोशिश होगी कि आपके जो भी एकेडमिक वर्ल्ड से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आप अपीयर होते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाएं हों, इन टॉपिक्स के उन सभी बारीक बिंदुओं की चर्चा की जाए जिनसे पूछे गए किसी भी प्रश्न में आपको असुविधा न हो, कोई भी प्रश्न अनुत्तरित न रहे। तो आइए, जैसा कि हमने आपसे कहा है कि आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस के इनकम साइड, दैट इज टैक्स साइड के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले टिकअप करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, कर की संरचना। कर की संरचना से संबंधित जितने भी सिद्धांत अब तक आर्थिक विचारों के इतिहास में प्रतिपादित किए गए हैं, उसमें 4 प्रकार के टैक्स स्ट्रक्चर की जानकारी दी गई है। सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, जिसे आप हिंदी में प्रगतिशील अथवा प्रगामी कर संरचना कहते हैं। दूसरा है रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, जिसे आप अप्रगतिशील
अथवा प्रतिगामी कर संरचना कहते हैं। तीसरा है प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर। प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर, जिसे आप आनुपातिक कर संरचना कहते हैं। आनुपातिक कर संरचना। और चौथा है डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर, जिसे आप अधोगामी कर संरचना कहते हैं। अधोगामी कर संरचना। तो ये चार प्रकार के टैक्स स्ट्रक्चर होते हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जो भी एकेडमिक वर्ल्ड से संबंधित परीक्षाएं हों, इन टैक्स स्ट्रक्चर्स से जो पूछे गए प्रश्न हैं, इनके अंतर पर किस तरह से प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर से भिन्न है, किस तरह से रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर अन्य टैक्स स्ट्रक्चर से भिन्न है। तो आइए समझते हैं कि ये जो कर संरचनाएं हैं, ये किस तरह से एक दूसरे से भिन्न होती हैं और किस आधार पर इन कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश किया गया है। जैसा कि यहां स्पष्ट हो रहा है, प्रगतिशील या प्रगामी कर संरचना। एक सामान्य विश्लेषण यह है कि यदि आय में वृद्धि के साथ कर का बोझ बढ़ता जाता है, तो उसे आप प्रगतिशील कर कहते हैं और इसकी संरचना को आप प्रगतिशील कर संरचना कहते हैं। इससे भिन्न अगर आय में वृद्धि के साथ कर की दर कुछ इस प्रकार से समायोजित की जाती है कि कर का बोझ घटता जाता है, तो उसे आप अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर संरचना कहते हैं। लेकिन आय में वृद्धि के साथ कर के बोझ के बढ़ने का जो आधार है, आय में वृद्धि के साथ कर के घटने का जो आधार है, इससे भिन्न आज हम आपको एग्जैक्टली उस सूत्र की जानकारी देंगे जिसके आधार पर आप प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर या अन्य जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं उससे किस प्रकार डिस्टिंग्विश करेंगे, ताकि इन बिंदुओं से पूछे गए प्रश्न आपके बिल्कुल कभी भी गलत ना हो। प्रगतिशील कर या प्रगामी कर संरचना उसे कहेंगे जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
दूसरी तरफ अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर संरचना उसे कहेंगे जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर उत्तरोत्तर घट रही हो। जहां तक आनुपातिक कर संरचना का प्रश्न है, तो आनुपातिक कर संरचना उसे कहेंगे जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर स्थिर हो। और जहां तक अधोगामी कर संरचना का प्रश्न है, डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का, यह कर संरचना प्रगतिशील कर संरचना और आनुपातिक कर संरचना का मिश्रण होती है। अधोगामी कर संरचना में आय में वृद्धि की एक निश्चित सीमा तक कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ती है, लेकिन उसके उपरांत आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है, कर की दर स्थिर हो जाती है। इस तरह से कर की दर में परिवर्तन के आधार पर इन कर संरचनाओं को आप बहुत आसानी से एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, आई रिपीट, प्रगतिशील या प्रगामी कर संरचना वह कर संरचना है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ती है। अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर संरचना वह कर संरचना है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर उत्तरोत्तर घटती है। आनुपातिक कर संरचना वह कर संरचना है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर स्थिर रहती है। और अधोगामी कर संरचना वह कर संरचना है जिसमें आय में वृद्धि की एक निश्चित सीमा तक कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ती है, किंतु उसके उपरांत अगर आय में वृद्धि होती है तो कर की दर स्थिर हो जाती है। इसे हम लोग एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब आइए उस चार्ट पर हम लोग गौर करें जिसके माध्यम से हम इन चारों कर संरचनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आय वर्ग इनकम ग्रुप को ले रहे हैं। 5 आय वर्ग हैं जिसमें पहले आय वर्ग में व्यक्तियों की आय 1 लाख रुपए है। दूसरे वर्ग में आय 1,50,000 रुपए है। तीसरे वर्ग में आय 2 लाख रुपए है। चौथे वर्ग में आय 2,50,000 रुपए है। और पांचवें वर्ग में आय 3 लाख रुपए है। ठीक है, अब इन आय वर्गों पर हम विभिन्न कर संरचनाओं के तहत जिसकी जानकारी आपको दी गई, हम कर की दर का फिक्सेशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम प्रतिगामी कर संरचना की बात करें
तो जैसा कि आपको जानकारी दी गई, प्रतिगामी कर संरचना में जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, कर की दर घटती जाती है। तो मान लीजिए कि यहां जो कर की दर है कुछ इस प्रकार से है, 10%, 9%, 8%, 7% और 6%। कर का जो बोझ है, बर्डन ऑफ टैक्स, वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहां टैक्स बर्डन 10,000 रुपए के बराबर होगा। यहां टैक्स बर्डन 13,500 के बराबर होगा। यहां टैक्स बर्डन 16,000 रुपए के बराबर होगा। यहां टैक्स बर्डन 17,500 के बराबर होगा और यहां टैक्स बर्डन 18,000 रुपए के बराबर होगा। तो देखिए, बहुत स्पष्ट है कि कर का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, किंतु कर की दर उत्तरोत्तर घट रही है। यह स्थिति सभी कर संरचनाओं में मिल सकती है। इसीलिए आरंभ में ही हमने कहा कि कर की बोझ के आधार पर विभिन्न कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश करने से बेहतर है कि कर की दर के आधार पर आप इन कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश करें। आइए पहले अन्य कर संरचनाओं को भी देख लें। इसके बाद अगर हम आनुपातिक कर संरचना को लेते हैं तो यहां जो कर की दर है, जैसा कि आपको पूर्व में जानकारी दी गई कि प्रति आनुपातिक कर संरचना के अंतर्गत कर की दर स्थिर रहती है। तो कर की दर 10%, 10%, 10%, 10% और 10% कर की दर स्थिर होगी। जहां तक कर की बोझ का प्रश्न है, कर का बोझ, आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले आय वर्ग पर 10,000 रुपए कर का बोझ होगा, दूसरे पर 15,000 का बोझ होगा, तीसरे पर 20,000 का कर बोझ होगा, चौथे पर 25,000 का कर बोझ होगा और पांचवें पर 30,000 का कर बोझ होगा। अब यहां भी एक बात स्पष्ट है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है, कर का बोझ बढ़ रहा है, किंतु कर की दर स्थिर है। अब इन दोनों में अगर अंतर करना हो तो बहुत स्पष्ट है कि दोनों में कर का बोझ आय में वृद्धि के साथ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, दोनों में। लेकिन प्रतिगामी कर संरचना में कर की दर उत्तरोत्तर घट रही है, जबकि आनुपातिक कर संरचना में कर की दर स्थिर है। इसी तरह से अगर हम प्रगतिशील
कर संरचना की बात करें तो यहां कर की दर, जैसा कि पूर्व में आपको जानकारी दी गई है, कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अब यहां कर की दर को अगर हम उत्तरोत्तर कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर लें, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%, तो कर का बोझ बर्डन ऑफ टैक्स कुछ इस प्रकार से होगा। यहां कर का बोझ 10,000 रुपए, दूसरे केस में 1,50,000 का 15%, तो ये 22,500 रुपए। तीसरे केस में 2 लाख का 20%, तो ये 40,000 रुपए। पांचवें केस में 2,50,000 का 25%, तो ये 62,500 रुपए। और पांचवें केस में 3 लाख का 30%, तो ये 90,000 रुपए। अब इस केस में भी आप देखें, प्रगतिशील कर संरचना में कर का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। तो तीनों स्थितियों की तुलना अभी हम कर सकते हैं, चाहे वो प्रतिगामी कर संरचना हो या आनुपातिक कर संरचना हो या प्रगतिशील कर संरचना हो। तीनों स्थितियों में अगर हम कर के बोझ को देखें, टैक्स बर्डन को, तो जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है टैक्स बर्डन बढ़ता जाता है। तो टैक्स बर्डन के आधार पर हम इन कर संरचनाओं को अगर डिस्टिंग्विश करें तो एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इन कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश करने का सबसे अच्छा आधार है कर की दर। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रतिगामी कर संरचना में जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है कर की दर उत्तरोत्तर घटती जाती है। आनुपातिक कर संरचना में जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है कर की दर स्थिर बनी रहती है। और प्रगतिशील कर संरचना में जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। अब एक अंतिम कर संरचना है अधोगामी कर संरचना। यहां अगर हम कर की दर की बात करें तो जैसा कि पूर्व में आपको जानकारी दी गई है, अधोगामी कर संरचना में प्रगतिशील कर संरचना और आनुपातिक कर संरचना, इन दोनों का मिश्रण होता है। आरंभ में आय में वृद्धि के साथ एक निश्चित स्थिति तक कर की दर बढ़ती है और उसके उपरांत कर की दर स्थिर हो जाती है। तो अगर हम पहले आय वर्ग पर 10% का, दूसरे पर 15% का, तीसरे पर 20%, फिर यहां भी 20% और यहां भी 20%, तो कर की दर बढ़ी और उसके बाद स्थिर हो। अब यहां कर का बोझ देख लेते हैं, टैक्स बर्डन। कर का बोझ पहले आय वर्ग पर 10,000 का कर बर्डन, टैक्स बर्डन होगा। दूसरे पर 15,000 का टैक्स बर्डन होगा। तीसरे पर
2 लाख का 20%, तो 40,000 इसके ऊपर टैक्स बर्डन होगा। चौथे आय वर्ग पर 2.5 लाख का 20%, 50,000 टैक्स बर्डन होगा। और पांचवें आय वर्ग पर 3 लाख का 20%, तो ये 60,000 इसका टैक्स बर्डन हो। अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। जैसा कि आरंभ में ही हमने इन कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश करने के आधार की जानकारी आपको दी थी। सामान्यतया यह कहा जाता है कि यदि आय में वृद्धि के साथ कर का बोझ बढ़ रहा है तो वो प्रगतिशील कर है। सामान्यतया जो बातें कही जाती हैं, और आय में वृद्धि के साथ अगर कर का बोझ घट रहा है तो वो अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर संरचना। लेकिन जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, चाहे वो प्रतिगामी कर संरचना हो, आनुपातिक कर संरचना हो, प्रगतिशील कर संरचना हो या अधोगामी कर संरचना हो, सभी स्थितियों में कर का बोझ आय में वृद्धि के साथ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। प्रतिगामी कर संरचना में आय में वृद्धि के साथ कर का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। आनुपातिक कर संरचना में भी आय में वृद्धि के साथ कर का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। प्रगतिशील कर संरचना में भी आय में वृद्धि के साथ कर का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। और अधोगामी कर संरचना में भी आय में वृद्धि के साथ कर का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इसका मतलब कि टैक्स बर्डन के आधार पर अगर आप इन कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश करते हैं तो आप सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब कभी भी आपको इन कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश करना हो और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाए तो इसका सबसे अच्छा आधार है टैक्स रेट। और टैक्स रेट के आधार पर, कर की दर के आधार पर आप इन कर संरचनाओं को डिस्टिंग्विश करें। और सीधे स्पष्ट शब्दों में प्रतिगामी कर संरचना वह कर संरचना है जिसमें आय में वृद्धि के साथ कर की दर घटती है। आनुपातिक कर संरचना की स्थिति में आय में वृद्धि के साथ कर की दर स्थिर बनी रहती है। प्रगतिशील कर संरचना की स्थिति में आय में वृद्धि के साथ कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ती है। और अधोगामी कर संरचना में आय में वृद्धि के साथ आय में वृद्धि की एक निश्चित स्थिति तक, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, कर की दर बढ़ रही है 10% से 15%, लेकिन इसके उपरांत आय में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है कर की दर स्थिर बनी हुई है। तो इस तरह से कर संरचनाएं 4 प्रकार की होती हैं और इनको डिस्टिंग्विश करने का जो आधार है वो है टैक्स रेट, कर की दर। अब आइए एक ग्राफ के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली
इन टैक्स स्ट्रक्चर्स को कुछ इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक्स अक्ष पर हम इनकम को ले रहे हैं, आय, और वाई अक्ष पर कर की दर, टैक्स रेट को ले रहे हैं। ऐसे में एक ग्राफ हमारा OA है, दूसरा O' B है, तीसरा MC है, और चौथा OND है। ये चारों ग्राफ जो अभी अभी जानकारी आपको दी गई टैक्स स्ट्रक्चर की, उससे संबंधित। आप गौर से इस OA ग्राफ को देखें। इस OA ग्राफ से यह जानकारी मिलती है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, टैक्स रेट, कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। तो स्पष्ट है कि OA ग्राफ ये प्रगतिशील या प्रगामी कर संरचना को प्रदर्शित करेगा। तो यह है प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर का ग्राफ। जहां तक O' B ग्राफ का प्रश्न है, तो O' B ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जिससे यह जानकारी मिलती है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है, कर की दर उत्तरोत्तर घट रही है। और ऐसी कर संरचना को अभी अभी आपने जानकारी प्राप्त की, रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं, अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर संरचना कहते हैं। तो ये रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। जहां तक MC ग्राफ का प्रश्न है, तो इससे स्पष्ट होता है कि आय में जैसे जैसे वृद्धि होती है, कर की दर OM ये स्थिर है, फिक्स है। और ऐसी कर संरचना को अभी अभी आपने जानकारी प्राप्त की कि आनुपातिक कर संरचना कहते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर। तो ये जो है, ये प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर है। और फाइनली OND ग्राफ को देखिए, जहां ON भाग इस ग्राफ का, OND ग्राफ का जो ON भाग है, यह प्रदर्शित करता है कि इस बिंदु तक, N बिंदु तक जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। लेकिन इस N बिंदु के उपरांत जब आय में वृद्धि होती है, तो कर की दर स्थिर हो जाती है। और ऐसी कर संरचना को अधोगामी कर संरचना कहते हैं या डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये ग्राफ आपका डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इस तरह से फाइनली स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स के इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे। अब देखिए, जिस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस ग्राफ के माध्यम से आपसे यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है कि कौन सा ग्राफ किस टैक्स स्ट्रक्चर का है, या इनके डिस्टिंक्शन पे जो टैक्स स्ट्रक्चर आपने 4 प्रकार के पढ़े,
इनके अंतर पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका मूल मंत्र आपको बताया गया है। जैसा कि आपने देखा है कि जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है, सभी कर संरचनाओं में कर की दर का समायोजन कुछ इस प्रकार से है जिसमें कर का बोझ उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। तो कर के बोझ के आधार पर, टैक्स बर्डन के आधार पर आप इन टैक्स स्ट्रक्चर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। इन टैक्स स्ट्रक्चर्स को डिस्टिंग्विश करने का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है वो कर की दर है, और इसके आधार पर आप ये देखें कि आय में वृद्धि के साथ यदि कर की दर उत्तरोत्तर बढ़ रही है, जैसा कि ओए में प्रदर्शित हो रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है। आय में वृद्धि के साथ अगर कर की दर उत्तरोत्तर घट रही है, जैसा कि ओ डैश बी ग्राफ से प्रदर्शित हो रहा है, तो ये रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर है, अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर संरचना है। अगर आय में वृद्धि के साथ कर की दर स्थिर बनी हुई है, तो ये प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर है, आनुपातिक कर संरचना है। और फाइनली आय में वृद्धि के साथ एक निश्चित सीमा तक अगर कर की दर बढ़ती है और उसके उपरांत आय में वृद्धि के साथ अगर कर की दर स्थिर रहती है, तो वो अधोगामी कर संरचना है, डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आज की चर्चा के आरंभ में ही हमने आपको जानकारी दी थी कि हम लोग टैक्स स्ट्रक्चर, कैनन्स ऑफ टैक्स और टैक्स इफेक्ट, इन महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, परीक्षोपयोगी, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको दे दी गई हैं। इसके बाद आइए हम कैनन्स ऑफ टैक्स की बात करें। करारोपण के नियम, करारोपण के नियम कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इससे भी यदा कदा आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। करारोपण के नियम में हम ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अर्थशास्त्रियों ने ही प्रतिपादित किया है, कि एक अच्छे कर के क्या गुण होते हैं। अर्थात करारोपण के नियम में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक अच्छे कर के क्या गुण होते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले एडम स्मिथ ने एक अच्छे कर के 4 गुणों की चर्चा की। तो शुरुआत वहीं से होती है। तो एक अच्छे कर के जो 4 गुण हैं, जिनको आप कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहते हैं, उसमें सबसे पहला नियम, सबसे पहला गुण है समता का नियम, कैनन्स ऑफ इक्विटी। समता का नियम, कैनन्स ऑफ इक्विटी।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एडम स्मिथ ने इस नियम के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि किसी भी करदाता पर जब कर का आरोपण होता है तो वो उसके लिए एक बर्डन है, एक बोझ है। और ऐसे में प्रत्येक करदाता को अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। तो समता के नियम में यह जानकारी देने की कोशिश की गई कि करारोपण कुछ इस प्रकार से किया जाए जिससे कि प्रत्येक करदाता का जो त्याग है वो समान रहे, किसी को भी कम या अधिक त्याग का एहसास न हो। इसी को कहते हैं समता का नियम। अर्थात करारोपण इस प्रकार से होना चाहिए जिससे प्रत्येक करदाता को समान त्याग का बोध हो, अर्थात इक्वल सैक्रिफाइस हो। अब ऐसी स्थिति में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? अभी अभी आपने टैक्स स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त की। टैक्स स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव हो सकता है, रिग्रेसिव हो सकता है, प्रोपोर्शनल हो सकता है, डिग्रेसिव हो सकता है। तो एडम स्मिथ जहां स्पष्ट नहीं है कि चार कर संरचनाओं में कौन सी कर संरचना समता के नियम को फुलफिल करेगी, लेकिन प्राचीन अर्थशास्त्री इस मत में हैं कि एडम स्मिथ प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आनुपातिक कर संरचना की बात करते हैं। और जैसा कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, आनुपातिक कर संरचना में कर की दर स्थिर होती है। परिणाम यह होता है कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में कर का बोझ भी बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक आय वर्ग के द्वारा जो करारोपण के कारण त्याग किया जाएगा वो एक समान हो सकता है। तो इस तरह से समता के नियम से तात्पर्य है कि करारोपण कुछ इस प्रकार से किया जाए जिससे प्रत्येक करदाता का त्याग एक समान हो। दूसरा नियम जो एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया है वो है सुविधा का नियम, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। सुविधा का नियम, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एडम स्मिथ इसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि करारोपण की जो व्यवस्था है वो बहुत जटिल नहीं होनी चाहिए। कर आरोपित करने का ढंग, कर प्राप्त करने का ढंग सुविधाजनक होना चाहिए। अगर कर प्राप्त करने की व्यवस्था बहुत ही जटिल है तो ऐसी स्थिति में एक तरफ तो करदाता कर के बोझ को वहन कर रहा है और कर देने में अगर उसे तमाम प्रकार की जटिल औपचारिकताओं का पालन करना पड़ रहा है
तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ही असहज महसूस करेगा। तो कर प्राप्त करने के जो तरीके हैं, अगर उनमें सरलता हो तो बहुत हद तक अगर आसानी से कर का भुगतान किया जा रहा है, आसान नियमों के तहत अगर कर का भुगतान किया जा रहा है, तो करदाता अपने आप को असहज महसूस नहीं करेगा। और इसी संदर्भ में कहा गया कि करारोपण के जो नियम हैं वो सुविधाजनक होने चाहिए, जटिल नहीं होने चाहिए। तीसरा नियम जो एडम स्मिथ ने प्रतिपादित किया है वो है निश्चितता का नियम, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। निश्चितता का नियम, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। अब यहां भी जैसा कि बहुत कुछ नाम से ही स्पष्ट है, निश्चितता के नियम के तहत ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि करदाता पर जो हम कर का बोझ डाल रहे हैं, कर की दर जो निर्धारित की जा रही है वो निश्चित होनी चाहिए। अगर वो अनिश्चित है, कभी कर की दर कुछ, कभी कर की दर कुछ, तो ऐसे में करदाता अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करेगा। उसे पहले से मालूम होना चाहिए कि हमें अपने आय का कितना अंश कर के रूप में भुगतान करना है। अगर उसे यह मालूम है, अर्थात कर की दर निश्चित है, तो पहले से ही वो अपने बजट में कर भुगतान की जो मात्रा है उसका समायोजन कर लेगा और बहुत आसानी से वो कर का भुगतान कर पाएगा। तो किसी भी प्रकार की अनिश्चितता करारोपण में नहीं होनी चाहिए, कर की दर निश्चित होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त एडम स्मिथ ने जिस चौथे नियम की बात कही है वो है मितव्ययिता का नियम, कैनन ऑफ इकोनॉमी। मितव्ययिता का नियम, कैनन ऑफ इकोनॉमी। इससे तात्पर्य है कि कर वसूली का जो पक्ष है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, अर्थात सरकार कर प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था देती है उस व्यवस्था की लागत कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कर को प्राप्त करने की जो व्यवस्था है उस पर जो भी लागत आएगी उसका बोझ करदाता पर ही जाएगा। तो इस तरह से कम लागत पर कर वसूली की व्यवस्था होनी चाहिए। तो देखिए ये चार महत्वपूर्ण नियम जिसका अनुपालन आज भी विभिन्न राष्ट्र के करारोपण की व्यवस्था को लागू करने के क्रम में किया जाता है। इन चार नियमों का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। तो अक्सर हमने विगत वर्षों के प्रश्नों में देखा है, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो एकेडमिक वर्ल्ड से संबंधित, सीधे सीधे प्रश्न आता है
कि निम्न में किन नियमों का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया है, या निम्न में किस नियम का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने नहीं किया है। तो ये टॉपिक्स बहुत सिंपल है, शब्दों से ही बहुत स्पष्ट है कि ये नियम क्या कहते हैं। इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि वे कौन से नियम हैं जिनका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया। तो अगर आपको मालूम है कि एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के तहत, करारोपण के नियम के तहत 4 नियमों का प्रतिपादन किया है, तो आसानी से इस तरह के प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। लेकिन इन नियमों के अतिरिक्त एक अर्थशास्त्री हैं वेस्टविल, इन्होंने 2 अन्य नियमों का भी प्रतिपादन किया। तो ये तो एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित नियम हैं। 2 अन्य नियम जो वेस्टविल ने प्रतिपादित किया है, ये नियम कुछ इस प्रकार से है। एक है उत्पादकता का नियम, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता का नियम, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब यहां वेस्टविल का जो कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता का नियम, वो एडम स्मिथ के मितव्ययिता के नियम से मेल खाता है। वेस्टविल ने उत्पादकता के नियम में यह कहने की कोशिश की है कि करारोपण की व्यवस्था एक लो कॉस्ट, निम्न लागत की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि एडम स्मिथ ने अपने मितव्ययिता के नियम में कहा, प्रोडक्टिविटी किसकी अधिक होती है? जिसकी कॉस्ट कम से कम होती है। तो वेस्टविल ने अपने उत्पादकता के नियम में यह समझाने की कोशिश की है कि करारोपण की व्यवस्था निम्न लागत की व्यवस्था होनी चाहिए, कम से कम लागत पर वो व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। और अगर हम करारोपण के व्यवस्था की लागत को करदाताओं के त्याग से कनेक्ट करें, तो आप कह सकते हैं कि करारोपण की वह व्यवस्था जिसमें लागत कम से कम हो, अर्थात समग्र त्याग, सोशल सैक्रिफाइस कम से कम हो, वो अधिक उत्पादक व्यवस्था हो। तो वेस्टविल ने उत्पादकता के नियम की बात कही। इसके अतिरिक्त वेस्टविल ने एक अन्य नियम की जानकारी भी दी है, और वो है लोचशीलता का नियम, कैनन ऑफ एलास्टिसिटी। लोचशीलता का नियम, लोचशीलता का नियम, कैनन ऑफ एलास्टिसिटी। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जैसा कि आप जानते हैं, एक वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, एक कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। ऐसी स्थिति में उसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है, और इसी व्यय के लिए उसे कर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो चूंकि समय के साथ सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, उसके सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में उसे अधिक से अधिक कर की आवश्यकता है। तो वेस्टविल ने कहा कि करारोपण की व्यवस्था लोचशील होनी चाहिए। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है
कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कर की दर अगर थोड़ी सी भी कम की जाए तो कर आय में बहुत अधिक वृद्धि हो सके। तो इस तरह से कर की दर को कम करके अधिक से अधिक आय की प्राप्ति करना, इसी को कहा गया लोचशीलता का नियम। तो इस तरह से कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो अब तक के आर्थिक विचारों के इतिहास में अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किए हैं वो 6 हैं, जिनमें से एडम स्मिथ ने इन 4 नियमों का प्रतिपादन किया है, जबकि बैस्टविल ने इन 2 नियमों का प्रतिपादन किया है। ऐसे में आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें विकल्प में कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ ने समता के नियम का प्रतिपादन किया है, सुविधा के नियम का प्रतिपादन किया है, निश्चितता के नियम का प्रतिपादन किया है और मितव्ययिता के नियम का प्रतिपादन किया है। 5वां नियम इनका नहीं है। जो 5वां और 6ठा नियम है, उत्पादकता का नियम और लोचशीलता का नियम, ये एडम स्मिथ का नहीं है बल्कि बैस्टविल का है। इसका ध्यान रखना है। अब चलिए इसके उपरांत हम लोग इफेक्ट ऑफ टैक्स की बात करें। कर के प्रभाव, कर के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टैक्स। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब सरकार कर का आरोपण करती है तो इसके पीछे उसका उद्देश्य होता है राजस्व की प्राप्ति करना, आय की प्राप्ति करना। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक होता है। पब्लिक इंटरेस्ट में वो कर का आरोपण करती है। तो सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए जब सरकार किसी अर्थव्यवस्था में कर का आरोपण करती है तो इसके व्यापक प्रभाव होते हैं। अब इन प्रभावों को एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, उत्पादन पर कर का प्रभाव। नंबर 2, आय वितरण पर कर का प्रभाव। और नंबर 3, आर्थिक स्थिरता और रोजगार पर आय का प्रभाव। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्पादन पर प्रभाव। इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन। देखिए, उत्पादन के कई आयाम हैं और उत्पादन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने कर के उत्पादन के प्रभाव को विश्लेषित करते हुए इसके अर्थात उत्पादन के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखा है, जिसमें
एक महत्वपूर्ण प्रभाव है कार्य क्षमता पर प्रभाव। कार्य क्षमता पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन एफिशिएंसी, जो कार्य करने की क्षमता होती है उस पर कर का प्रभाव। अब सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि जब कर का आरोपण किया जाता है तो जो भी करदाता है वो अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा कर के रूप में भुगतान करता है। अर्थात हर करदाता कर का भुगतान करने के क्रम में कुछ सैक्रिफाइस करता है, कुछ त्याग करता है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है कि उसकी कार्य क्षमता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अधिक कार्य करके अगर कोई अधिक आय प्राप्त करता है और उसे अधिक कर देना पड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मन में एक बात आएगी कि जब हमारी आय का अधिकांश हिस्सा कर के रूप में ही चला जा रहा है तो हमें अधिक कार्य करने की जरूरत क्या है। तो इस तरह से कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सरकार को कर आरोपित करते समय इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन व्यक्तियों पर, उन परिवारों पर कर का बोझ कम से कम हो जिनकी कार्य क्षमता पर इसका बहुत ही बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और उन व्यक्तियों पर, उन परिवारों पर कर का बोझ अधिक होना चाहिए जिन पर कर का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम से कम हो। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो निर्धन आय वर्ग है, निर्धन आय वर्ग अगर उसे अपनी आय का अधिकांश भाग कर के रूप में भुगतान करना पड़ा तो उसकी कार्य कुशलता बहुत घट जाएगी और इसका अर्थव्यवस्था के उत्पादन और रोजगार स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जो उच्च आय वर्ग है उसकी कार्य क्षमता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। तो करारोपण की व्यवस्था कुछ ऐसी होनी चाहिए जिससे निम्न आय वर्ग पर कर का बोझ कम और उच्च आय वर्ग पर कर का बोझ अधिक हो। ऐसी स्थिति में अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उस पर कर की दर कम होनी चाहिए और विलासितापूर्ण वस्तुओं पर कर की बोझ अधिक होनी चाहिए। क्योंकि एक निर्धन आय वर्ग के व्यक्ति के कंजम्पशन बास्केट में, उसके उपभोग की टोकरी में आवश्यक वस्तुओं पर व्यय अधिक होता है, जबकि एक उच्च आय वर्ग के कंजम्पशन बास्केट में, उसके उपभोग की टोकरी में विलासिता पूर्ण वस्तुओं पर व्यय अधिक होता है। तो अगर आवश्यक वस्तुओं पर कर की दर कम हो, विलासितापूर्ण वस्तुओं पर कर की दर अधिक हो, तो निश्चित रूप से निर्धन आय वर्ग पर कर का बोझ कम होगा और उच्च आय वर्ग पर कर का बोझ अधिक होगा। तो इस तरह से उत्पादन पर कर के प्रभाव में एक महत्वपूर्ण प्रभाव है कर क्षमता पर प्रभाव,
जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कर की ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जिससे कि निम्न आय वर्ग पर कर का बोझ कम हो और उच्च आय वर्ग पर कर का बोझ अधिक हो। कर के उत्पादन पर प्रभाव का एक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उत्पादन के क्षेत्र में कर का आय प्रभाव और कर का प्रतिस्थापन प्रभाव ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक प्रभाव कर का सकारात्मक प्रभाव है और दूसरा प्रभाव कर का नकारात्मक प्रभाव है। इसको समझने की जरूरत है। अक्सर आपसे इस पर प्रश्न पूछे गए हैं विगत वर्षों में। जहां तक कर के आय प्रभाव का प्रश्न है तो यह कर का सकारात्मक प्रभाव है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कर आरोपित करने से करदाता अधिक से अधिक कार्य करने को प्रेरित होता है, बहुत स्वाभाविक सी बात है कि कर का आरोपण होगा तो करदाता की आय का एक निश्चित हिस्सा कर के रूप में भुगतान करना पड़ेगा, जिससे उसकी आय कम होगी, उसकी प्रयोज्य आय कम हो जाएगी, उसका जीवन स्तर भी घट सकता है। लेकिन अगर वो अपने जीवन स्तर के प्रति बहुत संवेदनशील है कि नहीं, हमारे जीवन स्तर में कमी नहीं आनी चाहिए, तो कर तो लगेगा ही, कर का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में कर की उस मात्रा को कंपनसेट करने के लिए वो अधिक से अधिक श्रम करेगा ताकि उसकी इनकम बढ़ जाए और उसके लिविंग स्टैंडर्ड पर इसका कोई विशेष प्रभाव न पड़े। तो इस तरह से कर के कारण अगर कार्य क्षमता, कार्य के घंटे बढ़ जाते हैं तो यह है कर का आय प्रभाव। लेकिन दूसरी तरफ यह भी हो सकता है कि करदाता यह सोचता है कि अधिक कार्य करने से अधिक इनकम होती है और अधिक इनकम का प्रभाव यह होता है कि कर के रूप में हमें अधिक भुगतान करना पड़ता है, तो हम काम ही क्यों अधिक करें। तो इस तरह से अगर कर का प्रभाव नकारात्मक है, अर्थात कर के आरोपित होने से कार्य के घंटे घट जाते हैं और आराम की तरफ वो व्यक्ति अग्रसर होता है, मतलब वर्क के स्थान पर वो लीजर को प्रेफर करता है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रभाव है कर का उसको कहेंगे कर का प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव कहा गया कि द टैक्स पेयर इज सब्स्टिट्यूटिंग लीजर फॉर वर्क। काम कम करके वो आराम को अधिक पसंद कर रहा है। तो इस तरह से प्रतिस्थापन प्रभाव नकारात्मक प्रभाव है जबकि आय प्रभाव सकारात्मक प्रभाव है। तो कर का आय प्रभाव सकारात्मक प्रभाव है और कर का प्रतिस्थापन प्रभाव नकारात्मक प्रभाव है। अब ऐसी स्थिति में इकोनॉमी एज ए होल को अगर देखा जाए तो कर का सकारात्मक प्रभाव अगर उसके नकारात्मक प्रभाव से अधिक है तो
तो ऐसी स्थिति में कर आरोपण से अर्थव्यवस्था के आय और रोजगार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। लेकिन इसके विपरीत अगर कर का प्रतिस्थापन प्रभाव उसके आय प्रभाव से प्रबल है, तो ऐसी स्थिति में कर का उत्पादन और रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अब यहां सरकार को क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि पिछले टॉपिक में हम लोगों ने, पिछले पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि निम्न आय वर्ग पर कर का बोझ कम होना चाहिए, उच्च आय वर्ग पर कर का बोझ अधिक होना चाहिए। इस केस में भी आप देखेंगे कि जो निम्न आय वर्ग है उसका प्रतिस्थापन प्रभाव, उस पर कर का प्रतिस्थापन प्रभाव उसके आय प्रभाव से प्रबल है। दूसरी तरफ उच्च आय वर्ग पर कर का जो आय प्रभाव है वो उसके प्रतिस्थापन प्रभाव से प्रबल होता है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जो उच्च आय वर्ग है उस पर अगर कर का आरोपण किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके प्रयोज्य आय में कमी आती है, और प्रयोज्य आय में कमी आने से हो सकता है कि उसके लिविंग स्टैंडर्ड में कमी आए। लेकिन एक उच्च आय वर्ग का व्यक्ति अपने लिविंग स्टैंडर्ड के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है, तो टैक्स की उस मात्रा को कंपनसेट करने के लिए वो पहले से अधिक श्रम करता है। तो इस तरह से उच्च आय वर्ग के व्यक्ति पर कर का जो आय प्रभाव है वो उसके प्रतिस्थापन प्रभाव से प्रबल हो जाता है। और दूसरी तरफ जो निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है, अगर कर का बोझ उसके ऊपर डाला गया तो ऐसी स्थिति में वो बहुत आसानी से अपने लिविंग स्टैंडर्ड को कम कर सकता है। वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील नहीं होता है। कर के बोझ को कंपनसेट करने के लिए वो अधिक से अधिक कार्य करने के लिए तत्पर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में निम्न आय वर्ग का जो के ऊपर कर का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो उसके आय प्रभाव से प्रबल हो जाता है। तो यहां कर का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव उसके नकारात्मक प्रभाव से प्रबल होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति में सरकार को निम्न आय वर्ग पर कर का बोझ कम रखना चाहिए, जबकि उच्च आय वर्ग पर कर का बोझ अधिक रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कर के उत्पादन पर प्रभाव के क्रम में एक महत्वपूर्ण बिंदु है उत्पादन के साधनों का पुनर्वितरण। उत्पादन के साधनों का पुनर्वितरण। कर आरोपित किए जाने से स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्पादन के साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साधन, उत्पादन के जो साधन हैं इनका पुनर्वितरण होता है। अब सरकार को कर की व्यवस्था कुछ इस तरह से आरोपित करनी चाहिए जिससे कि
उस अर्थव्यवस्था के जो अपेक्षित लक्ष्य हैं, उत्पादन के साधनों से संबंधित, के पुनर्वितरण से संबंधित जो उसके लक्ष्य हैं, वो पूरे हों। और इसके लिए अगर सरकार पिछड़े क्षेत्रों में जिनका विकास किया जाना है वहां कर में छूट देती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग धंधे अधिक से अधिक लगेंगे और उनका तेजी से विकास होगा। तो इस तरह से कर की जो व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे अर्थव्यवस्था के जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनमें कर की दर कम से कम हो, कर छूट भी घोषित करनी चाहिए, जिससे जो उद्यमी हैं वो अधिक से अधिक अपने पूंजी का निवेश उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में करें और उन क्षेत्रों का विकास प्रोत्साहित हो। इसी तरह से अगर सरकार ऐसी वस्तुओं पर कर की दर को बढ़ा देती है जो सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से हानिकारक है, जैसे सिगरेट है, वाइन है, अगर ऐसे वस्तुओं पर सरकार कर का बोझ, कर की दर को बढ़ा देती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उत्पादन के साधन हैं वो ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से विस्थापित होकर के, तो देखिए हम चर्चा कर रहे थे कर के उत्पादन पर प्रभाव की। कर के उत्पादन पर प्रभाव को विश्लेषित करने के क्रम में हमने कर के कार्यक्षमता पर प्रभाव को देखा, कर के आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को देखा। इसी तरह से कर का उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण पर भी प्रभाव होता है। सामान्यतया किसी भी सरकार की एक कोशिश होती है कि उसकी अर्थव्यवस्था में इंटर रीजनल डिस्पैरिटी कम हो, अंतर क्षेत्रीय विषमता कम हो। तो ऐसी स्थिति में उसकी कोशिश यह होनी चाहिए कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें पूंजी का अधिक से अधिक निवेश हो। अब जो विकसित क्षेत्र हैं वहां से हमें पूंजी विस्थापित करते हुए पिछड़े हुए क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां कर का बोझ कम से कम हो। टैक्स हॉलिडे जैसी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है ताकि अधिक से अधिक उद्यमी उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में जाकर के अपने उद्यम की स्थापना करें और धीरे धीरे उन पिछड़े हुए क्षेत्रों का भी विकास हो। तो कर व्यवस्था के माध्यम से सरकार इंटर रीजनल डिस्पैरिटी को दूर कर सकती है। जो विकसित क्षेत्र हैं वहां से उत्पादन के साधनों का विस्थापन पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर करने में कर नीति का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। इसी तरह से जो आयातित वस्तुएं हैं, अगर सरकार आयातित वस्तुओं पर बड़ी मात्रा में प्रशुल्क आरोपित करती है तो इससे निश्चित रूप से जो घरेलू उद्योग हैं उनको संरक्षण प्राप्त होता है। तो इस तरह से आयातित वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हुए, कर नीति के माध्यम से प्रतिबंधित करते हुए घरेलू उद्योगों को संरक्षण देकर घरेलू उद्योगों का तेजी से विकास किया जा सकता है। इस तरह से कर के उत्पादन पर जो प्रभाव हैं उसको आपने 3 रूपों में देखा। एक तो कार्य क्षमता पर प्रभाव, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और उत्पादन के साधनों के पुनर्वितरण पर प्रभाव। इस तरह से
कर का उत्पादन के विभिन्न आयामों पर व्यापक प्रभाव होता है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त कर का आय वितरण पर प्रभाव, आय वितरण पर प्रभाव, जैसा कि पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे थे कि कर नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे कि इंटर रीजनल डिस्पैरिटी कम हो। इंटर रीजनल डिस्पैरिटी, अंतर क्षेत्रीय विषमता को कम करने के साथ साथ सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है अंतर वैयक्तिक असमानता को कम करना, इंटरपर्सनल डिस्पैरिटी को कम करना, और इसमें भी कर नीति का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। कर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उच्च आय वर्ग अधिक से अधिक कर का भुगतान करे और उस आय से सरकार सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उन पर उस कर आय का अधिक से अधिक अंश व्यय करे। जैसा कि आप देखते हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें सरकारें अपने सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गरीबी निवारण की योजनाएं चलाती है, रोजगार सृजन की योजनाएं चलाती है, आवास योजनाएं चलाती है। जो वंचित हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है जिस पर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार को सार्वजनिक व्यय करना होता है। तो अगर सरकार उच्च आय वर्ग पर अधिक से अधिक कर आरोपित करके निम्न आय वर्ग में महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए बड़ी से बड़ी मात्रा सार्वजनिक व्यय के रूप में व्यय करती है, तो इससे निश्चित रूप से जो उच्च आय वर्ग है और निम्न आय वर्ग है उसके बीच की असमानता कम होगी। तो इस तरह कर का प्रभाव आय वितरण पर भी होता है और कर के माध्यम से आय वितरण में जो विषमता है, आय वितरण में जो असमानता है उसे दूर करने की कोशिश की जाती है। और फाइनली कर के प्रभाव में हम लोग एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव की भी चर्चा करें, आर्थिक स्थिरता एवं रोजगार पर प्रभाव। कर नीति के माध्यम से न सिर्फ उत्पादन के विभिन्न आयामों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है बल्कि कर के माध्यम से आय वितरण की स्थिति को भी सुदृढ़ करने की कोशिश की जाती है। और इसी क्रम में कर के माध्यम से अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता से तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में न तो मुद्रास्फीतिक दबाव की स्थिति हो और न ही मुद्रा अवस्फीति की स्थिति हो। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिक दबाव की स्थिति है अर्थात अर्थव्यवस्था में आर्थिक अस्थिरता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार कर की दर को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था के प्रयोज्य आय को कम करके जो अतिरिक्त मांग है उसको कम करते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। इसी तरह से अगर मुद्रा अवस्फीति की स्थिति, डिफ्लेशन की स्थिति है, तो उस स्थिति में समग्र मांग को बढ़ाने की जरूरत है। वहां सरकार कर की दर को कम कर देती है जिससे कि अर्थव्यवस्था के प्रयोज्य आय में वृद्धि होती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है जिससे कि समग्र मांग में वृद्धि होती है और मुद्रा अवस्फीति या डिफ्लेशन की स्थिति खत्म होती है। तो इस तरह से आर्थिक अस्थिरता को दूर करने में भी कर महत्वपूर्ण प्रभाव
कर का महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। जहां तक रोजगार पर प्रभाव का प्रश्न है, तो सरकार कर आय के रूप में जो भी आय प्राप्त करती है उसे रोजगार सृजन के विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय कर सकती है। अब जैसे भारत के एग्जाम्पल को आप ले लें, भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी मानव दिवस रोजगार की योजना क्रियान्वित की जा रही है और वो मनरेगा के रूप में जानी जाती है, जिस पर बहुत बड़ी मात्रा में सरकार व्यय करती है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन मनरेगा योजना पर व्यय करने के लिए आय कहां से आती है? सरकार अपनी कर व्यवस्था के माध्यम से जो आय प्राप्त करती है उसे इन योजनाओं पर व्यय करती है, जिससे कि रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। इसी तरह से अगर सरकार श्रम प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रम प्रधान उद्योगों पर कर का बोझ कम रखती है, तो निश्चित रूप से श्रम प्रधान उद्योगों का तेजी से विकास होगा और इस तरह से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। तो जैसा कि आज के लेक्चर के आरंभ में ही हमने स्पष्ट किया था कि हम लोग पब्लिक फाइनेंस के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स की बात की। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, कर की संरचना, जिसके माध्यम से आपको यह जानकारी मिली कि कर संरचना 4 प्रकार की होती है। प्रगतिशील या प्रगामी कर संरचना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, अप्रगतिशील या प्रतिगामी कर संरचना, रिग्रेसिव टैक्सेशन, आनुपातिक कर संरचना, प्रोपोर्शनल टैक्स स्ट्रक्चर, और अधोगामी कर संरचना, डिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। इस पर विगत वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। जो मूल मंत्र बताया गया है कि हाउ टू डिस्टिंग्विश दीज टैक्स स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ईच अदर, उसको आपको विशेष ध्यान में रखना है। दूसरा जो टॉपिक आज हमने टेकअप किया वो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन का था। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, जिसमें एडम स्मिथ के 4 नियम, जिनका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया, बैस्टविल के 2 नियम। तो कैनन्स ऑफ टैक्सेशन की जानकारी आपको मिली। इसमें विशेष रूप से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यह ध्यान रखना है कि किस नियम का प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया और किस नियम का प्रतिपादन बैस्टविल ने किया। और फाइनली जो टॉपिक हमने कंक्लूड किया है वो है इफेक्ट ऑफ टैक्स। इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो एक सीक्वेंस में ये तीनों टॉपिक सिंपल टॉपिक्स हैं। जो भी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी बिंदु हैं उनको हमने हाईलाइट किया है और आई होप कि निश्चित रूप से अगर आप जो भी बारीक से बारीक बिंदु इन टॉपिक्स के अंदर एक्सप्लेन किए गए हैं उस पर आप फोकस करते हैं तो विभिन्न परीक्षाओं में जहां कहीं भी आपको आवश्यकता है इन टॉपिक्स से पूछे गए प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, इसका आप विशेष ध्यान रखें। तो आज का लेक्चर हम यहीं कंक्लूड करते हैं। फिर कल एक नए टॉपिक के साथ, पब्लिक फाइनेंस के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। पब्लिक फाइनेंस का जो महत्वपूर्ण टॉपिक इनकम साइड का है उसके कुछ बिंदुओं को आज हमने फोकस किया है। अभी इनकम साइड के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम कल की क्लास में फोकस करेंगे और इनकम साइड के
सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स की चर्चा होने के बाद जो इसका एक्सपेंडिचर साइड है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम लोग एक्सपेंडिचर साइड, पब्लिक फाइनेंस का जो एक्सपेंडिचर साइड है उसके विभिन्न टॉपिक्स को भी टेकअप करेंगे। और इस तरह से फाइनली मेरी कोशिश होगी कि पब्लिक फाइनेंस के जो दो पक्ष हैं, इनकम साइड एंड एक्सपेंडिचर साइड, उसके जितने महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के जितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लिए परीक्षोपयोगी हैं, इसकी बहुत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्या हो, ताकि आप जिन भी एग्जाम्स की तैयारी एकेडमिक वर्ल्ड में कर रहे हैं, कोई भी प्रश्न आपका अनुत्तरित न रहे। थैंक यू वेरी मच।